Hello students. So let's discuss some of the topics जो आपके पहले पढ़े थे, right? तो बच्चों छोटी सी वीडियो होगी और फटाफट आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, तो ध्यान से देखते रहना। क्या क्या टॉपिक्स हमने आज कवर करने हैं? वैन डी ग्राफ, साइक्लोट्रॉन, आई एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है बच्चों, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और हमें बोर्ड्स में तो आएगा नहीं है, तो थ्योरी नहीं चाहिए, सिर्फ कुछ की पॉइंट्स चाहिए जो कि आपको सारे अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले वी टॉक अबाउट अ वैन डी ग्राफ जनरेटर। तो ये वैन डी ग्राफ जनरेटर जो असली में बहुत बड़ा होता है, जैसे कि आप ये लेफ्ट साइड वाली इमेज देख सकते हो, दीज आर एक्चुअल इमेजेस ऑफ अ वैन डी ग्राफ जनरेटर। और राइट साइड है उसका लेबोरेटरी डिमॉन्स्ट्रेशन, कि जो आप देख सकते हो इसमें क्या हो रहा है। तो कुछ चीज़ें बच्चों जो ऑब्जर्व करने वाली हैं, आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो कि ये जनरेटर के थ्रू स्पार्क्स निकल रहे हैं, और राइट साइड पे आप ये देख सकते हो कि लेबोरेटरी वाला जो है इसमें इसको टच करके कैसे हेयर खड़े हो रहे हैं। तो जो ब्रॉड प्रिंसिपल इन्वॉल्व है बच्चों वो ये है कि ये जो मेटालिक स्फीयर है जो टॉप पे है, वो एक बहुत ही हाई वोल्टेज क्रिएट कर देता है। ठीक है, इट इज एट अ वेरी वेरी हाई वोल्टेज। तो लेफ्ट साइड पे जो स्पार्क्स हो रहे हैं, याद करो स्पार्किंग कब होती है? ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, तो ये जो स्पार्क्स का रोल आया है दैट इज ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ये बेसिकली कि इतना हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया कि उस कारण से डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया। और राइट साइड पे ये क्या हुआ कि हेयर ऐसे खड़े हो गए। तो बेसिकली हम देखेंगे, बेसिकली बच्चों हाई पोटेंशियल डिफरेंस आता कहाँ से है? चार्ज से। तो व्हाट हैपेंस इज कि स्फीयर से चार्ज वो इस लेडी के पास गया, एंड हमें पता है कि चार्ज दूर दूर होना चाहता है, इस कारण से ये हेयर इस तरीके से हो गए। ठीक है, तो इन शॉर्ट वैन डी ग्राफ का बच्चों काम क्या है? टू प्रोड्यूस हाई पोटेंशियल डिफरेंसेस। ठीक है जी, ये बच्चों उसका फिगर है जो हमने पहले एक्चुअल फिगर देखा, ये उसका वर्किंग डायग्राम है। इसको बच्चों ध्यान से देखो क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। बहुत ही सिंपल है। देखो जो सबसे पहले तो आउटर साइड पे आप ये देख सकते हो, ये जो है दिस इज बेसिकली अ मेटल स्फीयर। ठीक है, अब नीचे देखो क्या हो रहा है कि नीचे किसी सोर्स से चार्ज आ रहा है। कैसे? ब्रश के थ्रू। ठीक है, और ये एक बेल्ट लगी हुई है। ठीक है, ये कन्वेयर बेल्ट है बेसिकली। तो ये बेल्ट आप देख सकते हो ऐसे इस फिगर के हिसाब से घूम रही है, राइट? तो ये बेल्ट इस तरीके से आप देख सकते हो कि ऐसे घूम रही है। तो बहुत ही सिंपल सी बच्चों वर्किंग है। क्या हो रहा है कि नीचे वाले ब्रश की हेल्प से बेल्ट के ऊपर चार्ज आ रहा है। ये चार्ज जैसे जैसे बेल्ट के साथ ऊपर जा रहा है, तो वो ऊपर वाले मेटल ब्रश तक पहुंच जाता है। तो ये जो मेटल ब्रश है आप देखो बच्चों, ये हमारे स्फीयर के साथ भी कनेक्टेड है और बेल्ट के साथ भी कनेक्टेड है। तो क्या होगा, बस जो चार्ज यहां पहुंचा, राइट, इस एरिया में, ये चार्ज इस मेटल स्फीयर की हेल्प से आउटर स्फीयर पे ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स बेल्ट चार्ज को ऊपर लेके जा रही है और मेटल स्फीयर उस चार्ज को स्फीयर पे बाहर ट्रांसफर करता जा रहा है। तो हमें ये प्रॉपर्टी तो पता ही है कि अगर मेटल स्फीयर है उस पर कोई चार्ज होगा तो उसकी आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। तो जैसे जैसे उसको चार्ज मिलता जा रहा है वो उसकी आउटर सरफेस पे जाता जा रहा है। तो जितना ज्यादा चार्ज हो जाएगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। सिंपल, और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। नीचे से ब्रश की हेल्प से बेल्ट चार्ज को ऊपर ले गई। ऊपर भी एक ब्रश लगा हुआ है बेल्ट और स्फीयर के बीच में। तो बेल्ट से चार्ज ब्रश की हेल्प से स्फीयर के ऊपर चला गया।
और वो स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है, इकट्ठा होता जा रहा है। तो जितना स्फीयर के ऊपर ज़्यादा चार्ज होता जाएगा उतना उसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है बच्चों, ये सिंपल सी इसकी वर्किंग है। एक बार इसके पॉइंट्स दोबारा देख लो। ठीक है, क्या काम है इसका? यूज टू क्रिएट हाई पोटेंशियल डिफरेंसेस, राइट। क्या प्रिंसिपल है? कोई भी स्फीयर को जो चार्ज दिया वो उसकी आउटर सरफेस पे रिजाइड करता है, राइट। इसीलिए ऐसा हो रहा है कि ब्रश से अपने आप वो स्फीयर पे बाहर जाता जा रहा है ना, ऊपर। बेल्ट चार्ज ले गई नीचे से ऊपर, ये पॉजिटिव चार्ज शेल पे ट्रांसफर हो गया, जैसे कि वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया। ये वो जो पॉजिटिव काट दो, पॉजिटिव होना जरूरी नहीं है, कोई भी चार्ज हो, बस वो ट्रांसफर होता जा रहा है। ठीक है जी। तो बहुत हाई वोल्टेजेस मिल जाती हैं बच्चों में, मतलब आप देख सकते हो 6 to 8 मिलियन वोल्ट्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे ब्रशेस का क्या काम है? चार्ज को ट्रांसफर करना। नीचे वो सोर्स से बेल्ट पे कर रहे हैं, ऊपर बेल्ट से स्फीयर पे कर रहे हैं। तो बस इतना सा है बच्चों, वैन डी ग्राफ जनरेटर। ठीक है, आई होप सबको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों साइक्लोट्रॉन। इस फिगर को बच्चों देखो ध्यान से। साइक्लोट्रॉन के अंदर ये दो डिस्क्स होती हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं डीज, बिकॉज आप देख सकते हो इनका मतलब ये डी शेप में है, राइट। तो ये दो डिस्क्स होती हैं। ठीक है, और ये जो डिस्क्स होती हैं बच्चों, ये ना अंदर से हॉलो होती हैं। हाँ जी। तो एज आई वाज टेलिंग यू कि ये दो डिस्क्स हैं जो कि अंदर से हॉलो है। ये बच्चों, ये जो आपको वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं, ये वाली, ये हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मतलब बेसिकली एक प्लेन के अंदर ये डिस्क्स पड़ी हैं, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर, चाहे आउट ऑफ प्लेन बोलें चाहे इनटू द प्लेन बोलें, एक मैग्नेटिक फील्ड है। और ये बच्चों आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो, इन दोनों डिस्क्स के बीच में हमने यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों होता क्या है देखो, अब इसकी वर्किंग को हमें ध्यान से समझना है। बच्चों इमेजिन करो, एक चार्ज लिया हमने, जिसको इनिशियली लेटस से हमने इस पोजीशन पे, ये देखो बच्चों जो रेड पोजीशन है यहाँ पे छोड़ा। ठीक है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है फॉर सिंप्लिसिटी। तो अब क्योंकि दोनों डिस्क्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, उस कारण से उन दोनों डिस्क्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों शो हो रही है इन रेड लाइंस से। ठीक है, ये रेड लाइंस शो कर रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द प्लेन ऑफ द डिस्क्स और डीज, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उनके परपेंडिकुलर है। ठीक, तो जब मान लो अभी कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस इस तरीके से दिया हुआ है कि ये जो ऑरेंज वाली डिस्क है ये हाई पोटेंशियल पे, ब्लू वाली डिस्क जो है वो लो पोटेंशियल पे। ठीक है, तो ये जो चार्ज है वो आप देख सकते हो कि इधर को जाएगा, राइट। तो
अब बच्चों चार्ज की मोशन कैसी होगी? चार्ज को कुछ वेलोसिटी मिल गई। ये किस टाइप की मोशन है? दिस इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो v है दैट इज परपेंडिकुलर टू b, है ना? क्योंकि v तो प्लेन में है, b उसके परपेंडिकुलर है। तो बताओ चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा? सर्कुलर पाथ, राइट? तो इसलिए ये चार्ज पार्टिकल ने ऐसे एक सर्कल बनाना शुरू कर दिया। तो अब बच्चों इसने इस ब्लू डिस्क के अंदर सेमी सर्कल कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब ध्यान से समझना बच्चों। मान लो कि इनिशियली हमने ऑरेंज डिस्क को हायर पोटेंशियल पे रखा था और ब्लू डिस्क को लोअर पोटेंशियल पे रखा था। ठीक है, इसीलिए ये चार्ज ब्लू डिस्क की तरफ गया। अब बच्चों जब इस चार्ज ने आधा सर्कल कंप्लीट कर लिया, ठीक है, जब वो इस ब्लू डिस्क से बाहर निकलने लगा, बिल्कुल उसी इंस्टेंट पर हम जो वोल्टेज है उसकी पोलैरिटी चेंज कर देते हैं। मतलब अब चार्ज निकलने लगा था जब, तो हमने ब्लू डिस्क को हाई वोल्टेज दे दी और ऑरेंज डिस्क को लो वोल्टेज दे दी। तो अब क्या होगा? चार्ज एक्सेलरेट करेगा। तो अब चार्ज हम समझ सकते हैं कि ये ऑरेंज डिस्क की तरफ एक्सेलरेट करेगा, राइट? अब ऑरेंज डिस्क के अंदर फिर से सर्कल बनाएगा। अब बच्चों जैसे ही वो ऑरेंज डिस्क के हाफ सर्कल को कंप्लीट करता है, हम फिर पोलैरिटी चेंज कर देते हैं। तो उससे क्या होगा? वो फिर एक्सेलरेट करेगा। तो हो क्या रहा है कि इफेक्टिवली चार्ज पार्टिकल बार बार एक्सेलरेट करता जा रहा है, और क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा है तो इसलिए उसका सर्कल का रेडियस भी बड़ा होता जा रहा है। तो फाइनली धीरे धीरे उसका जो रेडियस है वो बहुत बड़ा हो जाता है, और जब वो रेडियस ऑलमोस्ट डिस्क के रेडियस जितना हो जाता है, तो वो चार्ज पार्टिकल एग्जिट कर जाता है। इस फिगर से नहीं दिख रहा क्लियरली, बट वो मतलब बाहर हमने एक थोड़ी सी ओपनिंग दी होती है बाउंड्री पे, जिससे कि वो एग्जिट कर जाता है। तो साइक्लोट्रॉन का भी बच्चों काम क्या है कि चार्ज पार्टिकल को बहुत ही हाई स्पीड प्रोवाइड करना। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे मतलब जो मेन बात समझनी है वो ये है कि हम ये हाई स्पीड प्रोवाइड कैसे कर रहे हैं। बेसिकली हम उसको एक तरह से बहुत हाई पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं। अब ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे दे रहे हैं? हमने एकदम से, मान लो हमें 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देना है, तो हमने एकदम से 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया। हमने क्या किया? स्टेप बाय स्टेप, जैसे 2-2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देते गए। और वो उसको पोटेंशियल डिफरेंस कब मिल रहा है? इस गैप के अंदर, राइट? तो बार बार क्या हो रहा है कि हम चार्ज पार्टिकल को गैप के थ्रू मूव करवा रहे हैं। अब वो जितनी बार गैप के थ्रू मूव करता है उतनी बार उसको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता जा रहा है, और फाइनली इसलिए उसको एक अच्छा खासा पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, जिससे कि उसकी स्पीड हाई हो गई। ठीक है, यहां पे बच्चों जो मेन बात है, जो खास बात है, क्यों ये अरेंजमेंट चल पा रहा है, वो ये है कि आपको याद होगा कि जो एक चार्ज पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका टाइम पीरियड उसकी स्पीड के इंडिपेंडेंट होता है, राइट? तो इसलिए चार्ज पार्टिकल की स्पीड चाहे जो मर्जी होती जाए, राइट, उसने जितना टाइम हर सेमी सर्कल को कंप्लीट करने में लगाना है, चाहे वो ऑरेंज में है, चाहे वो ब्लू में है, चाहे वो जितनी भी स्पीड से, वो टाइम सेम रहेगा। इससे मुझे क्या फायदा हो रहा है कि जो मेरा सोर्स है, मुझे तो बस सोर्स में एक बार सेटिंग करनी है कि हाँ भाई इतने टाइम इंटरवल के बाद उसने अपनी पोलैरिटी चेंज करनी है, राइट? तो वो चेंज करता जा रहा है रेगुलरली और मेरा काम चल गया। यहीं कहीं अगर बार बार टाइम पीरियड चेंज हो रहा होता, तो फिर ऐसा सोर्स बनाना जो हर टाइम पीरियड के हिसाब से अपनी पोलैरिटी को बार बार चेंज करे, मतलब टाइम पीरियड देख के, वो बहुत मुश्किल हो जाता।
ठीक है। तो क्योंकि टाइम पीरियड कांस्टेंट रहता है इसीलिए ये डिवाइस काम करता है। तो अब इसके की पॉइंट्स एक बार देख लो। साइक्लोट्रॉन क्या काम करता है? टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स और आयंस टू हाई एनर्जीज, राइट। ये पार्टिकल्स बच्चों जैसे हमने बात की डीज के अंदर मूव करते हैं, ठीक है। जो वो मेटल बॉक्सेस हैं जो डीज हैं, वहां पे बच्चों क्योंकि वो मेटल बॉक्सेस हैं तो पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्ड हो गया, ठीक है। वहां पे उसके ऊपर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लग रही है और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रही। तो ये बच्चों वो मेन पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि साइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंज्ड ऑल्टरनेटली in tune with circular motion of particle. This ensures that particle is always accelerated by the electric field. Each time the acceleration increases the energy of particle. As energy increases, radius of path increases. तो इसलिए path हो गया spiral. ठीक है बच्चों। तो ये सबसे मेन पॉइंट है कि हो क्या रहा है कि जो साइन है वो चेंज होता जा रहा है। Okay? तो ये बच्चों थ्योरेटिकल पॉइंट कि इसको इवैक्यूएटेड रखते हैं हम, मतलब वैक्यूम रखते हैं ताकि कोई कोलिजन्स ना हो आयंस और बाकी मॉलिक्यूल्स के बीच में। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर ज़बरदस्ती हीट प्रोड्यूस होएगी, एनर्जी लूज होएगी तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्या इसका मेन प्रिंसिपल हुआ कि जो टाइम पीरियड है वो स्पीड और रेडियस के इंडिपेंडेंट है, राइट। और इसकी एप्लीकेशन क्या है बच्चों? हम क्या करते हैं न्यूक्लियाई को, आपको याद होगा रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में भी हम बात करते हैं कि हमें कई बार न्यूक्लियस को बम्बार्ड करना होता है विद एनर्जेटिक पार्टिकल्स। तो वहां पे हम इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या एप्लीकेशन हो गई ये बच्चों, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आजकल कुछ भी आ जाता है। तो टू स्टडी न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है। यूज टू इम्प्लांट आयंस इनटू सॉलिड्स। आयंस इम्प्लांट करके क्या होगा, या तो प्रॉपर्टीज मॉडिफाई हो सकती हैं या न्यू मटेरियल्स भी बनाए जा सकते हैं, ठीक है। फिर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस which can be used in diagnosis and treatment। ठीक है बच्चों, ये सबको पॉइंट्स देखो क्लियर हो गए एकदम कि कैसे है। वंस अगेन बच्चों एक बात समझो कि ये मेन जो एप्लीकेशन है, मतलब ये क्यों काम कर रहा है, क्योंकि टाइम पीरियड कांस्टेंट रह रहा है। चाहे आप उसकी स्पीड बढ़ाते जा रहे हो लेकिन स्टिल उसका टाइम पीरियड चेंज नहीं हो रहा। इसलिए जो आपने एक बार सोर्स लगाया था उसी से आपका काम चलता जा रहा है, करेक्ट। अच्छा बच्चों, हम साइक्लोट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के लिए यूज नहीं कर सकते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सोच सकते हो कि ऐसा क्यों होता होगा? ये बच्चों बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के केस में क्या हो जाता है कि उसका मास बहुत कम होता है, राइट। तो क्योंकि उसका मास बहुत कम होता है तो यहाँ पे रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स आ जाते हैं। मतलब आपको ये डिटेल में नहीं जानना, आपको सिर्फ ये जानना है कि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स होने के कारण ऐसा हो जाता है कुछ कि जो टाइम पीरियड है वो कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है जी। तो जस्ट इन केस आपसे पूछ लिया जाए तो इस तरीके से आंसर करना है आपने। ठीक है बच्चों। और बच्चों एक दो रिजल्ट्स जो यहाँ पे अब हमें पता होने चाहिए। एक तो हमें पता है कि जो टाइम पीरियड होगा पार्टिकल का वो क्या होगा, 2πm/क्यूबी, वेयर बी इज द एक्सटर्नल फील्ड। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी हो गई विच इज 1/टाइम पीरियड वो हो गई क्यू बी ओवर 2πm।
तो आप बच्चों देख सकते हो कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये एक्सटर्नल फील्ड पे डिपेंड कर रही है, और हम जो भी पार्टिकल यूज़ कर रहे हैं उसके चार्ज और उसके मास पे डिपेंड कर रही है। ठीक है बच्चों। दूसरी बात बच्चों, जब साइक्लोट्रॉन से पार्टिकल एग्जिट करने लगेगा तो आप ये सोच सकते हो कि उसका रेडियस जो है ऑलमोस्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ डी हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये आर हो गया। तो विच मीन्स कि अगर ये रेडियस पता है तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं, है ना। आर इज इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी, इसको कैपिटल आर लिख दो। तो ये वी एग्जिट पे जो स्पीड हो गई वो हो गई क्यू बी आर बाय एम। ठीक है, या जो काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं हम, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर। तो बच्चों ये रिजल्ट्स हो गए। तो आपको साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी पूछी जा सकती है, पार्टिकल की स्पीड पूछी जा सकती है, या उसकी एनर्जी पूछी जा सकती है। ठीक है जी, आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट बच्चों आता है आई। मेरे ख्याल से आई वाला जो पार्ट है बच्चों ये आपका बायो में भी आता है, बट एनीवेज क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए देखो आई में। सबसे पहले बच्चों कॉर्निया। कॉर्निया का क्या काम होता है? कॉर्निया के थ्रू लाइट एंटर करती है। ठीक है, जो प्यूपिल होता है इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट, कि कितनी लाइट अंदर एंटर करेगी। ठीक है, तो जैसे कभी हमें ज़्यादा लाइट चाहिए, कभी हमें कम लाइट चाहिए, तो वो प्यूपिल कंट्रोल करेगा। फिर बच्चों ये लेंस हो गया, जो कि आप देख सकते हो एक तरह से कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर और नीचे बच्चों ये सिलियरी मसल्स हैं। तो जो सिलियरी मसल्स हैं ये आपको, ये बच्चों आपको याद होगा, बिल्कुल सेम 10th में भी था। सिलियरी मसल्स ये जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ को चेंज करते हैं। ठीक है, ये मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड पे मतलब लिखवा भी दूंगा सारा कुछ। और फाइनली रेटिना है बच्चों पीछे, जहाँ पे कि इमेज फॉर्म होती है। तो एक तो हमें ये सारे कंपोनेंट्स पता होने चाहिए एग्जैक्टली क्लास 10th वाले, कोई ज़्यादा डिटेल नहीं है। लाइट एंटर्स थ्रू कॉर्निया। ठीक है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय प्यूपिल, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। सिलियरी मसल्स क्या करते हैं? फोकल लेंथ चेंज करते हैं आई की। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं अकोमोडेशन। बाकी वजह जैसे हमने माइक्रोस्कोप में बात की थी कि आई से हम जो इमेज देख सकते हैं, लीस्ट डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर्स एंड ग्रेटेस्ट डिस्टेंस इज इन्फिनिटी, राइट। तो फिर बच्चों आ जाते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक है, ब्रॉडली बच्चों हम चार डिफेक्ट्स की बात करते हैं। एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, मायोपिया का मतलब है बच्चों नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है फार साइटेडनेस। अगर किसी को ये याद रखने में ही कंफ्यूजन होती है, ठीक है, कि कौन सा डिफेक्ट कौन सा होता है, तो एक तरीका ये है कि मायोपिया छोटा नाम है। ठीक है, तो छोटा मतलब नियर। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया बड़ा दूर। ठीक है, तो नियर साइटेडनेस का मतलब क्या हुआ बच्चों? कि आपको दूर का नहीं दिखता। ठीक है, ध्यान रखना, नियर साइटेडनेस मीन्स कि दूर का नहीं दिखता। सिमिलरली फार साइटेडनेस मीन्स कि पास का नहीं दिखता। ठीक है, तो अगर किसी को नियर साइटेडनेस की प्रॉब्लम है, मतलब उसको दूर का नहीं दिखता, इसका क्या मतलब हुआ कि जो उसका फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी नहीं है।
उसको जो कुछ इन्फाइनाइटली दूर है वो नहीं नजर आएगा, उससे पास ही नजर आएगा, मतलब जो पास है वही नजर आएगा। सिमिलरली अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया है, मतलब फार साइटेडनेस है, तो उसको पास का नहीं नजर आता, मतलब उसका जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से दूर है। तो बच्चों जैसे कि हम ये फिगर से देख सकते हैं कि नियर साइटेडनेस में क्या होता है कि जो किसी पॉइंट से रेज आई वो आई वाले लेंस के थ्रू पास की, तो आइडियली तो उनको पीछे रेटिना पे कन्वर्ज करना चाहिए, बट वो नहीं कर पाई, वो उससे पहले ही कन्वर्ज कर गई। तो इसको कैसे ठीक किया जाएगा? रेस को थोड़ा दूर करना है, तो दूर कैसे करते हैं हम? विद द हेल्प ऑफ कनकेव लेंस। जो मैं सारा कुछ 10th वाला बोल रहा हूँ ना। सिमिलरली हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेज जो हैं वो दूर कन्वर्ज हो रही हैं, मतलब रेटिना के भी बाहर कन्वर्ज हो रही हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? रेस को जल्दी कन्वर्ज करना है, तो इसलिए यहाँ पे हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। तो मायोपिया में कनकेव लेंस यूज होगा बचाओ, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा। ठीक है जी। अब बच्चों ध्यान से देखना, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे बन सकता है। न्यूमेरिकल में बच्चों क्या होगा कि जैसे अगर हमें कहा है कि, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमें एक मायोपिक पर्सन की बात कर रहे हैं हम कहते हैं कि ये पर्सन कैन नॉट सी बियॉन्ड 80 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो हमें उसके लिए लेंस सजेस्ट करना है। तो अब बच्चों हमें क्या सोचना है, देखो इसके हम क्या चाहते हैं, ध्यान से समझो। हम ये चाहते हैं कि मान लो एक पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी पे है, अब ये पर्सन को नहीं दिख रहा, ये मान लो पॉइंट ई जो है वो पर्सन की आई है। ठीक, आप पॉइंट पी को देखना चाहते हो जो कि इन्फिनिटी पे, और हम देख सकते हैं कि आई का जो फार पॉइंट है वो 80 पे, इट इज नॉट एट इन्फिनिटी, इट इज एट 80। तो अब बच्चों हम क्या चाहते हैं बेसिकली, हम जो यहाँ पे लेंस लगाएंगे, ठीक है, ऑल्दो बच्चों हमें पता है कि इस केस में जो लेंस है वो कनकेव है, बट अगर हमें नहीं भी पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो मैथमेटिकली ही निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम ये अज्यूम करते हैं कि जो लेंस है वो आई के बहुत ही पास है, तो डिस्टेंसेस मतलब चाहे लेंस से लो चाहे आई से लो एक ही बात है। ठीक है, तो इस केस में लेंस के लिए u क्या हो गया? माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, v क्या हो गया? -80। इसको बहुत ध्यान से समझो। लेंस ने क्या किया कि जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था उसने उसकी इमेज f पे बना दी, फार पॉइंट पे। ठीक है, अब क्या होगा? जब f पे बना दी फिर तो i को दिख ही जाएगा, है ना? तो इसमें गलती मत करना u और v में। हम क्या कह रहे हैं कि जो इन्फिनिटी था, जो इन्फिनिटी पे जो कुछ पड़ा था, हमने उसको हम फार पॉइंट पे ले आए, क्योंकि इस पर्सन का फार पॉइंट कहीं और है। तो अगर लेंस ने इमेज फार पॉइंट पे बना दी फिर तो आई को दिख ही गया, राइट? तो अगर इसमें मैं सॉल्व करूं तो क्या बन गया? 1/v -1/u, ये जीरो ही बन गया बच्चों, इज इक्वल टू 1/। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे f नेगेटिव आ रहा है, जो कि आना भी चाहिए था, और इससे अगर हम चाहें तो हम पावर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हाइपरमेट्रोपिया के बनेंगे। उसमें कैसे दिया होगा?
इसमें इसे यहाँ लिखा है कि कैन नॉट सी बियॉन्ड 80, यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा होगा कि कैन नॉट सी क्लोजर देन फॉर एग्जाम्पल 40। ठीक, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे ये लेंस है, यहीं पे आई ई दिखा देता हूँ मैं। तो इस पर्सन का अब नियर पॉइंट कहाँ है, 40 पे। तो हम क्या चाहेंगे, आइडियली तो हम चाहेंगे कि भाई जो अगर कोई पॉइंट पी 25 पे पड़ा हो वो भी दिख जाए। तो कैसे दिखेगा कि अगर जो लेंस है वो पॉइंट पी की इमेज नियर पॉइंट पे बना दे, क्योंकि नियर पॉइंट पे तो दिख ही रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब u -25 और v -40। तो इससे फिर हम f निकाल लें। ठीक है बच्चों, समझ गए। आगे दो डिफेक्ट्स बच्चों और होते हैं, दीज आर थ्योरेटिकल डिफेक्ट्स। वन इज एस्टिग्मेटिज्म। इस फिगर को देखो बच्चों ध्यान से। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि पर्सन को, इसे देखो, ये एक हमने एक वायर मैश लिया है, ठीक है। तो वायर मैश की जो इमेज बन रही है, आप देख रहे हो अजीब सी बन गई, मतलब वर्टिकली कुछ और हो गया, हॉरिजॉन्टली कुछ और हो गया, ठीक है। तो एस्टिग्मेटिज्म वो प्रॉब्लम होती है, मतलब जहां पे लेंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में डिफरेंटली बिहेव कर रहा है, ठीक है। वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली रेस को किसी और तरीके से कन्वर्ज कर रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन वाली रेस को किसी और तरीके से कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो ये फिगर बच्चों इंपॉर्टेंट है कि आपको ये फिगर देख के समझ आ जाए कि ऐसा केस एस्टिग्मेटिज्म में होता है। और इसको ठीक कैसे किया जाता है, बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस। इसमें बच्चों और कोई फर्दर हमें थ्योरी नहीं चाहिए। नेक्स्ट होता है बच्चों प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि ओल्ड एज डिजीज, सिंपल, जहाँ पे कि बस सिलेरी मसल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे मतलब वीक हो जाते हैं, तो वो फोकल लेंथ को चेंज नहीं करने कर पाते। ठीक है जी, तो दिस इज ऑल अबाउट आई बच्चों। फाइनली आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का बच्चों ब्रॉड कंसेप्ट तो वही क्लास 10th वाला, कि इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, कि आई इक्वल टू आर हो जाएगा, ठीक है। और मतलब और कुछ भी नहीं है प्लेन सरफेस में, ठीक है। फिर आ जाता है कर्व्ड सरफेस। तो जैसे हमने लेंसेज के लिए पढ़ा था बच्चों, दो टाइप के मिरर्स होते हैं हमारे पास। वन इज कनकेव, अदर इज कॉन्वेक्स, बिल्कुल लेंसेज वाला। बच्चों सेम साइन कन्वेंशन लेंस वाली। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के केस में जो फोकल लेंथ होती है वो r/2 होती है। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से आप समझ सकते हो कि कनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होएगी, राइट। और कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव होएगी। तो फिर बच्चों यहाँ पे मिरर फॉर्मूला आ जाता है। तो ये लेंस फॉर्मूला जैसा ही है, सिर्फ एक साइन का फर्क है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वंस अगेन बच्चों साइन कन्वेंशन वही रहती है,
और मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये आ जाती है -v/। तो आपको याद होगा लेंस के केस में ये माइनस साइन नहीं आता, इस केस में आता है मिरर के केस में। यहाँ पे बच्चों बस एक जो मेन ध्यान रखना है जहाँ पे आप गलती कर सकते हो वो ये है कि अगर आपका v नेगेटिव आता है, एक बार सोचो ध्यान से कि ये इमेज कैसी हुई, फिर ये रियल इमेज हुई या वर्चुअल इमेज हुई v नेगेटिव होने पे। ये रियल इमेज हुई, राइट। ये एक डिफरेंस माइंड में रखना है कंपेयर टू लेंस। और ये क्यों आ रहा है बच्चों? भाई वी नेगेटिव का क्या मतलब हुआ कि जो इमेज है वो लेंस के लेफ्ट साइड पे बन रही है। अब लाइट रेज भी तो लेंस के लेफ्ट साइड पे ही है, सॉरी मिरर के लेफ्ट साइड पे ही है, क्योंकि लाइट रेज तो मिरर से टकरा के लेफ्ट को ही आ गई। तो रियल का मतलब भी यही होता है कि ऐसी जगह पे इमेज बनना जहां असली में लाइट रेज है, राइट। लेंस के केस में क्या हुआ था? लेंस के केस में तो लाइट रेज लेंस को पास करके राइट को चली गई थी, तो वी पॉजिटिव हो गया था। तो इसलिए वहां पे हम कहते थे कि वी पॉजिटिव है तो रियल इमेज है। ठीक है, बस इतना सा हमें ध्यान रखना है, बाकी बच्चों और रिफ्लेक्शन में कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो, ओके बच्चों, थैंक यू।